तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में गद्यांश हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, उसका संदर्भ कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखिए इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना है सेम उसी तरह मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, एक गद्यांश दिया रहेगा जैसे यहां पर दिया गया है। देखिए ये गद्यांश कहां से कहां तक है, देखिए ये यहां से स्टार्ट है, राष्ट्र का तीसरा अंग, ठीक है, और यहां तक आपका है अंतर्निहित है। इतना गद्यांश आपको दे दिया गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर और 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दिया जाएगा। देखिए मैं गद्यांश को पढ़ देता हूं पहले। देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोक समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। देखिए इतना बड़ा गद्यांश है। इसी गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, इसके लिए आपको 2 नंबर। देखिए जो ये गद्यांश दिया गया है आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है और इस पाठ का नाम क्या है, ठीक है। यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। अगर आप लोग लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या की, यानी कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यानी कि जिन लाइनों के नीचे यहाँ पर रेखाएं दी गई हैं, जैसे ये आपका है, इसके नीचे रेखाएं आपको येलो कलर की दिख रही हैं, इनका सिर्फ आपको व्याख्या करना है, ठीक है, अपनी भाषा में अच्छे से लिखना है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आपको देना है 2 नंबर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, इसी पैसेज से रिलेटेड होगा गद्यांश से, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है, 2 नंबर। और राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, 2 नंबर। तो अगर आप 5 क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये गद्यांश आपका दिया गया है, तो आप लोग जब सॉल्व करें तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप कीजिए क्या, आपको सबसे पहले जो गद्यांश का फर्स्ट वर्ड है, देखिए यहां पर गद्यांश का फर्स्ट वर्ड है राष्ट्र का, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे राष्ट्र का, ठीक है। फिर आपको करना है बीच में डॉट डॉट ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस गद्यांश का लास्ट वर्ड लिखना है, अंतर्निहित है, तो हम लिखेंगे अंतर्निहित है, ठीक है, अंतर्निहित है। अब ये मैंने लिखा क्यों, देखिए अगर आप लोग ये लिख देंगे तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा एग्जामिनर को कि आपने इसी गद्यांश को सॉल्व किया है, क्योंकि 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, आपको सॉल्व सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसी के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट लिखकर डालेंगे संदर्भ, ठीक है, क्योंकि संदर्भ अगर आप लिख लेंगे तो आपका उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ जाएगा। तो हमने हेडिंग डाला संदर्भ, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम ये है, लेखक का नाम ये है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका गद्यांश है ये किस पाठ से है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम लोग इसका गद्यांश लिखते, इसका संदर्भ लिखते हैं। तो देखिए इसका संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के किस भाग में, बताइए हिंदी का कौन सा भाग है, ये है गद्य भाग, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे गद्य भाग, ठीक है, में संकलित, में संकलित एवं भारतीय संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, के अध्येता। देखिए आप लोग डायरेक्टली आप लिख सकते थे गद्य भाग में संकलित, ठीक है, फिर लेखक का नाम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे ताकि और भी अच्छा दिखे। तो अध्येता, अब आपको लिखना है लेखक का नाम। तो लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है,
द्वारा लिखित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम। जो चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो हम लोग लिखेंगे इसको राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं क्योंकि आपको जो चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव फरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है। अब मान लीजिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोई गद्यांश दे दिया गया, आपको संदर्भ लिखना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर गद्य भाग में संकलित एवं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको सब चीजें सेम रखनी है, सिर्फ आपको जो नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम है वो चेंज कर देना है। यहाँ पर मैंने भारतीय संस्कृत के अध्येता लिखा है, इसको भी आपको हटा देना है क्योंकि ये डॉक्टर वासुदेव फरण अग्रवाल जी के लिए लगाया गया है। उनके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए आप कोई दूसरा लिखेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बस आपको ये पैटर्न ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो 2 मार्क है, ठीक है, वो क्लियर हो जाता है क्योंकि इसमें मैंने पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दिया और क्वेश्चन में था उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आपकी ये यहाँ से लेकर देखिए बिना से जो स्टार्ट है संभव है, यहाँ तक आपकी लाइनें दिख रही है येलो कलर की, सिर्फ इतने का आपको व्याख्या लिखना है अपनी भाषा में अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो इतने का आपको व्याख्या लिखना है, तो मैं अपनी भाषा में लिखकर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए उसी से रिलेटेड आपको लिखना है सेम, लेकिन अच्छे से लिखना है। ठीक है, देखिए आपको लिखना है वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। आप सभी को पता है कि मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जो हमारा मस्तिष्क है उसी से हमारा शरीर का नियंत्रण और संचालन होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क में रहित धड़ को व्यक्त नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे बिना मस्तिष्क के हमारा जीवन संभव नहीं है, हमारे मस्तिष्क की कल्पना, मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से जो संस्कृति है उसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्ध निहित है। तो ये आपका 2 मार्क यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आपको इसी प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है पैसेज का कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो हमारा राष्ट्र है इसमें भूमि और जन के साथ साथ और किस चीज का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिखते हैं तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, 2 क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए। देखिए राष्ट्र के समग्र, ठीक है, राष्ट्र के समग्र, ठीक है, रूप में भूमि और जन के साथ साथ जो संस्कृति है हमारी उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि मैंने आपको पैसेज में बताया कि जो हमारा राष्ट्र है, ठीक है, वो भूमि और जन से मिलकर बना है। तो भूमि और जन के साथ साथ जो जन की संस्कृति है उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ, भूमि और जन के साथ साथ, जन के साथ साथ जन की संस्कृति, ठीक है, का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया कि राष्ट्र के रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो हमारा राष्ट्र है उसमें भूमि और जन के साथ साथ हमारे जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर भी आपका 2 नंबर क्लियर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है इसको देखिए। चौथा क्वेश्चन है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। ठीक है, यानी कि जो हमारा संस्कृति है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया
ये जो क्वेश्चन आपका तीसरा था, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो देखिए इसमें दिया गया था, यहाँ पर देखिए राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए यही मैंने आंसर में लिखा है, तो जो आपका आंसर है वो इसी गद्यांश में छिपा रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो चौथा हमारा है उसमें है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन की जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो यहीं पर हम इसका आंसर लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप लिख सकते हैं कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ, ठीक है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ, सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ठीक है, अंतर्निहित है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका था, देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका क्या था कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। बस आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, 2 नंबर इसके लिए भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारा लास्ट बचता है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? जो हमारा राष्ट्र है इसकी वृद्धि कैसे संभव है? तो देखिए मैंने ऊपर इस पैसेज में आपका ये आंसर छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो हम लोग यहाँ पर 5वें का आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि संस्कृति के विकास। सब कुछ आंसर आपका गद्यांश में ही दिया रहेगा, आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है, संदर्भ लिखना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही से दे लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। तो संस्कृति के विकास और अभ्युदय ठीक है के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, तो देखिए संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल चुका है, तो 2 नंबर। तो यानी कि मैंने आपको टोटल एक गद्यांश बताया, उसकी 5 क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, एक क्वेश्चन 2 नंबर, आपका 10 नंबर यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देखिए 12th हिंदी पद्य, ठीक है, महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया कि गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि हिंदी गद्य से होगा, लेकिन ये पद्यांश है जो कि हिंदी पद्य से होगा। जैसे आपके पवन दूती का चैप्टर हैं और भी चैप्टर हैं, इन सब चैप्टर से ये पूछे जाएंगे। तो देखिए ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ऐसे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए एक पद्यांश मैं आपको एक लेकर बता रहा हूं, जो कि पद्यांश आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये है आपका पद्यांश। देखिए कुछ इस प्रकार से पद्यांश रहेगा। देखिए यहाँ पर, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ब्रह पे बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है, यहाँ तक ये आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश दिया गया है। अब आपसे कहा क्या जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इस पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं, जो कि इसी पद्यांश से संबंधित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि आपको शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखना है। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो इस पद्यांश में ये जो 2 लाइन है इनके नीचे जो रेखाएं हैं, ठीक है, आपको दिख रही होंगी, सिर्फ इतने का आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में। ठीक है, इसके लिए 2 नंबर, देखिए इसके लिए 2 नंबर और इसके लिए 2 नंबर, यानी कि 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, तो इसको भी 2 नंबर। चौथा है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, 2 नंबर। और राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, 2 नंबर। यानी कि एक पद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे उसी पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो फाइनली आपका कितना नंबर हुआ? 10 नंबर। ठीक है, तो देखिए मैं इस वीडियो में यही सॉल्व करने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर
पद्यांश हमें ये दिया गया है। तो जब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एग्जाम में, जब आप कीजिएगा तो पहले क्या करिए, मेरे प्यारे लिख दीजिए आगे, ठीक है, मेरे प्यारे, यानी कि इस पद्यांश का फर्स्ट वर्ड, जो आप पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं उसका फर्स्ट वर्ड लिख दीजिए। उसके बाद में इसका लास्ट वर्ड, देखिए बावली हो रही हूँ, ठीक है, तो आप लिख दीजिए हो रही हूँ, हो रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप लोग सोचेंगे ये लिखने की क्या ज़रूरत है, तो देखिए इसको अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इसी पद्यांश को सॉल्व किया है, क्योंकि आपके पास 2 पद्यांश रहेंगे, सिर्फ आपको एक करना होगा, ठीक है। तो एग्जामिनर कैसे पहचानेगा, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसका अर्थ देख लीजिए। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज फे नेत्र वाले, यहाँ पर राधा जी जो हैं वो श्री कृष्ण जी को याद करके कहती हैं कि राधिका पवन दूतिका से कहती हैं अपनी विरह बिथा का वर्णन करते हुए, ठीक है, उनसे जो बिछड़ गई हैं उसका वर्णन करते हुए कहती हैं मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि मेरे प्यारे नए मेघों जैसी शोभा वाले और कंज फे नेत्र वाले, यानी कि कमल जैसी, ठीक है, नेत्र वाले, समझ में आया, कमल के समान नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण जी जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, यानी कि वो मधुबन चले गए हैं, ठीक है, यानी कि वो मथुरा चले गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है, और ना भेजा संदेशा, और कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी पवन दूतिका से कहती हैं, सॉरी, राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं श्री कृष्ण जी को याद करते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो उनकी विरह विथा का वर्णन करते हुए कहती हैं राधिका जी कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और न भेजा संदेशा और ना ही कोई संदेशा उन्होंने भेजा है। तो सिर्फ इतने का आपको अर्थ लिखना है, लेकिन आगे और भी 2 लाइनें हैं उसको भी समझ लीजिए। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, यानी कि उनके विरह से, यानी कि उनके बिछड़ने से मैं रो रो कर बावली हो रही हूँ, पागल होती जा रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, यानी कि वो पवन से कहती हैं, वायु, पवन क्या है, वायु है, तो वो पवन से कहती हैं कि जाके मेरी जितनी भी दुख कथा है, व्यथा है, वो श्याम को तू सुना दे, यानी कि श्री कृष्ण जी को सुना दे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इन्हीं दोनों लाइनों का अर्थ लिखना है। तो अब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, 2-2 नंबर क्लियर करते हैं। फर्स्ट है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि शीर्षक और कवि का नाम आपको लिखना है। तो आप क्या कीजिए, एक होता है संदर्भ, सभी को पता होगा, संदर्भ में हम पाठ का नाम और लेखक कवि का नाम लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो संदर्भ के अंतर्गत हम शीर्षक का नाम भी लिख देंगे और जो ये आपके कवि हैं इनका नाम भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है ये समझिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप लोगों को लिखना है प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, महाकवि, महाकवि। अब इसके कवि कौन है उनका नाम लिख दीजिए, तो उसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसको ब्लैक से लिखिएगा ताकि कवि का नाम क्लियर रहे, उपाध्याय हरिओद, ठीक है। इस जो ये चैप्टर है शीर्षक है इसकी, ये कवि हैं, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित, अब देखिए एक इन्होंने लिखा है प्रिय प्रवास, ठीक है, एक इनका है सबसे बड़ी जो कविता है वो है प्रिय प्रवास। तो इस प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के पद्य भाग, कौन सा भाग है, देखिए पद्यांश है तो ये पद्य भाग है, ठीक है। तो पद्य भाग में संकलित, में संकलित, अब आपको शीर्षक का नाम लिखना है। तो शीर्षक है पवन दूतिका, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो है पवन दूतिका, तो आप लोग लिखिए ले पवन दूतिका, ठीक है। शीर्षक, शीर्षक से अवतरित है या उद्घृत है, या उद्घृत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि प्रस्तुत
पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। यानी कि ये पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी हैं। यानी कि आपको कवि का नाम और इस शीर्षक का नाम लिख देना है, संदर्भ आपका हो जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं शीर्षक कवि का नाम। ठीक है, शीर्षक का नाम लिख दीजिए, कवि का नाम लिख दीजिए, वो भी सही रहेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, लिखा है दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा क्लियर हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो दो ये लाइनें हैं, इनके नीचे जो दो रेखाएं हैं, इनकी व्याख्या सिर्फ आपको लिखनी है अपनी भाषा में। तो मेरे प्यारे नवजलद से कंज फे नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका रेखांकित अंश है उसकी सिर्फ आपको व्याख्या कर देनी है, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है समझिए। तीसरा क्वेश्चन है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। देखिए 2 नंबर बहुत ही इजी है, किसके द्वारा भिजवाती हैं बताइए। तो यहाँ पर लिखिए राधा पवन दूतिका। ठीक है, पवन दूतिका के द्वारा, ठीक है, द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। ठीक है, संदेश या अपना संदेश भिजवाती हैं, संदेश भिजवाती हैं। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, 2 नंबर बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तभी आप लोग इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 4th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए क्या है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, इसको आपको उल्लेख करना है। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण के संदेश, तो देखिए कृष्ण आकाश में छाए, आकाश में छाए नवीन मेघों के, ठीक है, नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं, उनके नेत्र कमल के समान हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा था कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो देखिए सौंदर्य, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में है। देखिए मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो किस तरह के हैं, वो आकाश में छाए मेघों के समान रूप वाले हैं। ठीक है, यानी कि उनके सौंदर्य को बताना है आपको, तो वो क्या है, आकाश में छाए नवीन मेघों के समान, नवीन का मतलब नए मेघों के समान है, तथा उनके नेत्र कमल के समान है। ठीक है, कंज से नेत्र वाले, यानी कि कमल के समान उनके नेत्र हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर का क्वेश्चन का आंसर। 5th है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यानी कि राधा की मनोदशा का आपको वर्णन करना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5th का, इस प्रकार से आपको लिखना है 5th। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो आप लोग लिख दीजिए राधा श्री कृष्ण की, राधा आपको थोड़ा और अच्छे से लिखना है, दूर दूर लिखना है। और जो यहाँ पर मैंने गिनती में 4 लिख दिया है, इसको इस प्रकार से नहीं लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से 4 लिखना है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। ठीक है, हो रही हैं। तो क्या कहा गया था कि राधा जी की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी आपको बताया कि राधा श्री कृष्ण के विरह में रो कर पागल हो रही हैं, यानी कि उनके जाने से वो रो कर पागल हो रही हैं। ठीक है, तो यही उनकी मनोदशा है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है।
जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपका फर्स्ट आंसर देना है, सेकंड लिखना है, ठीक है, थर्ड के स्थान पर थर्ड लिखना है, फोर्थ के स्थान पर 4 लिखना है, 5 के स्थान पर 5, इस प्रकार से, ठीक है। आपको गिनती में नहीं लिखना है, जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल के हम जीवन परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे और उनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को और भी जीवन परिचय चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा जीवन परिचय लिखना होगा। आपके एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखनी होती है, लेकिन थोड़ा सा जीवन परिचय लिख दीजिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, कहां पढ़े और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए जीवन परिचय में आप थोड़ा सा देखिए, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म, ठीक है। अब इनका जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग लिखते हो 1904 ईस्वी में। अब कहां हुआ था ये भी लिख दीजिए। तो उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये मैं खाली जगह रखा था ताकि बाद में लिखूंगा आपके साथ, ठीक है। तो जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किस ग्राम में हुआ था, तो यहां पर ग्राम का नाम भी हम लिख देते हैं। तो ग्राम का नाम है खेड़ा, ठीक है। तो खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। देखिए लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले आप इस लाइन को पढ़िए कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो देखिए भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए थोड़ा सा ये लिख दीजिए कि पढ़ाई इनकी कैसी थी। तो देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में एमए किया, पीएचडी किया और डीलिट किया। कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने किया, ठीक है। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई। जीवन परिचय में सिर्फ आपको इतना लिखना है। तो हिंदी की इन महान विभूत का, ठीक है, हिंदी की इस महान विभूत का 1967 कब हुआ था, ब्लैक से लिख देता हूं, 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो देखिए जीवन परिचय में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। थोड़ा सा आप इनके जो एजुकेशन है, जो इनका डिग्री है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखते हैं, तो साहित्यिक परिचय में इनका साहित्य में किस प्रकार से परिचय है, साहित्य में इनका स्थान कैसा है, तो वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। जैसे देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य के पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार, एक निबंधकार के रूप में ये फेमस हैं हिंदी साहित्य में, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कई ग्रंथ का संपादन किया। संपादक का मतलब कई ग्रंथ को के ये संपादक हैं, ठीक है। वह कई पाठ का इन्होंने शोधन किया। जैसे देखिए जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। देखिए मैं लिख रखा हूं, आप लोग क्या कीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इतने शॉर्ट में आपको कोई नहीं बताएगा। आपका एक लिमिट होता है जीवन परिचय लिखने का, ठीक है, उतने ही लिमिट में आपको लिखना है। तो आपको क्या करना होगा, कम से कम वर्ड में लिखना है ताकि उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि आप ज्यादा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग एक शॉर्ट में लिखिए। मैं ये शॉर्ट में करके आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि आप लोग इसे लिख सकें और याद कर सकें, पढ़ सकें, ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से लिख सकें, ठीक है। देखिए बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। तो देखिए साहित्यिक परिचय में इनके साहित्य के बारे में बताया जा रहा है कि हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या किया है, हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। तो यहां से लेकर यहां तक आपका साहित्यिक परिचय होगा। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार हैं, देखिए के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक कर आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जितना भी मैं बता रहा हूं। देखिए सुललित, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया, ठीक है। यानी कि जायसी के पद्मावत की और बाण भट्ट के हर्षचरित का इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने प्राचीन महापुरुषों, जो प्राचीन महापुरुष हैं जैसे श्री कृष्ण जी, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत
किया। ये साहित्यिक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो जीवन परिचय है उसको भी। अब देखिए रचनाएं इनकी देखते हैं। तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनकी कृतियां। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए इन्होंने जो है निबंध रचना, शोधन और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे निबंध संग्रह की। तो निबंध संग्रह में इन्होंने कौन कौन सा निबंध लिखा है? पृथ्वी पुत्र, ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। पृथ्वी पुत्र, थोड़ा आप और अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कल्पलता, कल्पलता, उसके बाद में कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, ठीक है। उसके बाद में कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, भारत की एकता, ठीक है। उसके बाद में माता भूमि, माता भूमि और वागधारा, ठीक है, वागधारा आदि, ठीक है। इन सभी निबंधों को इन्होंने लिखा, ठीक है। कौन कौन सा? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा। तो ये सब इन्होंने निबंध संग्रह लिखा। दूसरा बात आता है शोध। कुछ शोध भी इन्होंने प्रस्तुत किए, तो यहां पर शोध हेडिंग डालते हैं। शोध में इन्होंने क्या किया? एक शोध था इनका पाणित कालीन, पाणिनि कालीन, ठीक है, पाणिन कालीन शोध, ठीक है, शोध। तो पाणित कालीन भारत, सॉरी यहां पर भारत लिख दीजिए। तो पाणिन कालीन भारत ये एक शोध है इनका जिनको इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो शोध में अगर बात की जाए तो पाणिन कालीन भारत। नेक्स्ट इनकी रचना जो है वो आती है संपादन, ठीक है। क्या है? वो है संपादन। तो संपादन के क्षेत्र में इन्होंने कैसा कार्य किया तो ये भी जान लीजिए। संपादन यानी कि कुछ संपादन इन्होंने किया था। देखिए क्या क्या। नंबर 1 है जायसी के पद्मावत की, जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, संजीवनी व्याख्या, ठीक है। दूसरा है क्या? बाणभट्ट के हर्षचरित का, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। तो ये थे, इन्होंने कुछ संपादन किया जिसमें जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखिए इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया, ठीक है। अब भाषा शैली आप लोग चाहें तो हेडिंग में लिख सकते हैं थोड़ा सा नीचे कि डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। चाहे तो आप लोग हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। बट हमारे एग्जाम में आता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो वो हम जान चुके हैं, साहित्यिक परिचय भी हमने जाना और उनकी कृतियां यानी कि उनकी रचनाओं को भी हमने जाना। तो इस प्रकार से आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय को आसानी से लिख सकते हैं।